प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे जहाँ कोई वापसी नहीं, जिसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। इन्होंने पर्यावरण संबंधी सरोकार के साथ साथ विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को रेखांकित किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जब व्यक्ति विस्थापित हो जाता है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो वो किस प्रकार की यातनाएं ये झेलता है। तो इसमें इन्होंने अपनी यात्रा का एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें जो गांव है सिंगरौली में जुलाई के अंत ये धान रोपाई का महीना था। अब इन्होंने यात्रा वृत्तांत में ये बताया है कि सिंगरौली गांव है, वहां पर धान रोपाई का महीना था। लेखक अपनी मंडली के साथ सिंगरौली के ये नवा गांव क्षेत्र में गया, जिसकी आबादी क्या है 50,000 से ऊपर थी। इसी क्षेत्र में एक गांव था अमझर। ये बच्चों इस ध्यान को याद रखो कि गांव का नाम अमझर है। और अमझर का अर्थ क्या होता है? अमझर का अर्थ है जो आम के पेड़ों से घिरा हो। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में सरकारी घोषणा के कारण अमरोली प्रोजेक्ट, अब वहां एक प्रोजेक्ट था अमरोली प्रोजेक्ट से नवा गांव के अनेक गांव उजड़ गए, जिसके कारण वहां सूनापन छा गया। न इन पर कोई फल पकता है, न कोई झड़ता है। ये आम के पेड़ सूखने लगे। देखो बच्चों, गांव का नाम था ये अमझर। अब वहां क्या है, ना फल पकने लगे और आम के पेड़ सूखने लगे। टीवी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी। अब लेखक कहता है कि उसने टीडी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए जो एक आप सबने चिपको आंदोलन भी सुना होगा, क्या लगा, वो कहानियां सुनी थी। लेकिन मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर रहे थे। यह एक विचित्र अनुभव था। विस्थापित होकर लोग, अब विस्थापित का मतलब है अपनी जगह से उजड़ जाना, अपनी जगह से उजड़कर दूसरी जगह जाना। विस्थापित होकर लोग कैसा बुरा जीवन बिताते हैं। लेखक ने ऐसा अब शहरों की गंदी बस्तियों में ही देखा था। लेकिन विस्थापन से पहले वे कैसे स्वच्छ पवित्र परिवेश में रहकर स्वच्छ जिंदगी बिताते होंगे, यह पहली बार अमझर गांव में देखा। अब देखिए बच्चों, लेखक यहाँ यह कहना चाह रहा है कि गांव का वातावरण अच्छा था, लेकिन जब वो शहर में आए तो शहर में आने के बाद उनकी जिंदगी बेकार होगी। छोटी सी जगह, गंदी जगह, इन सब में रहने के कारण उनकी जिंदगी क्या है, बहुत दूभर हो गई। जबकि गांव की जिंदगी स्वच्छ वातावरण में अच्छी थी। इस गांव में औरतें पानी से भरे खेतों में धान की रोपाई कर रही थी। वे जरा सी आहट पाकर हिरणियों के समान देखती। यह स्वच्छ सुंदर शाश्वत दृश्य देखकर विश्वास नहीं होता था कि एक दिन औद्योगिक विकास के कारण सब नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों, लेखक ने जब गांव में देखा कि वहां पर धान जब बोई जाती है, तब पानी खेतों में भरा होता है, वहां धान बोई जा रही है, सब अपना गीत गा रहे हैं। लेखक कहता है मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक औद्योगिक विकास के लिए इतना स्वच्छ अच्छा वातावरण ये खत्म हो रहा है। शायद इस गांव के लोगों का स्मृतियों में गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह आती होगी, किंतु उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी मालूम ना होगा कि बहुत पहले उनके पूर्वजों का गांव था जहां आम झरा करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गांव को छोड़कर चले गए, उनके तो स्वप्न में वो चीजें आती थी, लेकिन उनके बच्चों को कभी भी यह पता नहीं चलेगा
कि हमारे माँ बाप या हमारे पूर्वज ऐसे गांव में रहते थे जहां पर चारों तरफ आम के पेड़ हुआ करते थे और बहुत सारे आम पेड़ों से नीचे गिरा करते थे। ये लोग उद्योगीकरण की आंधी का मतलब होता है कि वो विकास जिससे गांव खेत खलियान सारे नष्ट हो जाएं। तो उद्योगीकरण की आंधी से निर्वासित हुए आधुनिक भारत के शरणार्थी हैं। अब बच्चों इसको ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर आधुनिक शरणार्थी किसे कहा जाता है। आधुनिक शरणार्थी का ये मतलब होता है कि जो उद्योगीकरण की आंधी के कारण अपने गांव से अपना गांव छोड़कर चले गए हैं। बाढ़ या भूकंप के बाद तो लोग कुछ समय के लिए अपने परिवेश में लौट आते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जब इतिहास लोगों को उखाड़ता है तो वे कभी वापस नहीं आते। तो बच्चों यहाँ दो चीजें गौर करने योग्य हैं। अगर बाढ़ या भूकंप आता है तो आप भूकंप या बाढ़ के जाने के बाद दोबारा उस जगह जा सकते हो, लेकिन जब उद्योगीकरण होता है, बड़े बड़े बांध बनते हैं, बड़ी बड़ी सरकारी योजनाएं होती हैं, तो वहां पर आप दोबारा कभी भी नहीं जा सकते। यही बात यहाँ पर कवि ने बताई है। उनका परिवेश सदा के लिए नष्ट हो जाता है। सन 1926 से पूर्व यहाँ खैरवाल जाति के आदिवासी राजा शासक करते थे, किंतु बाद में रीवा राज्य शामिल कर लिया गया। एक जमाने में सिंगरौली अपने असीम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण काला पानी माना जाता था। तो इसमें एक और चीज है कि जो ये गांव है सिंगरौली गांव, असीम प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब होता है कि वर्षा का होना, खेत खलियान का होना, पानी का होना, जो प्राकृतिक वातावरण है वो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से कवि ने इसकी चर्चा की है। आज के लोलुप युग में कोई भी प्रदेश अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं है। कभी कभी उसकी संपदा ही उसका अभिशाप का कारण बन जाती है। सत्ताधारी लोगों की योजनाओं से ही रिंद बांध बनने, अब देखो वहां एक क्या है, बांध बना दिया गया, रिहंद बांध बनने से हजारों गांव उजड़ गए। इसी कारण सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। वैसे ही सिंगरौली की क्यारी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों तथा सरकारी कारिंदों का आक्रमण हुआ। यह विकास के नाम पर विनाश का व्यापक अंधेरा था। अब देखो यहाँ कवि ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम औद्योगिक विकास कर रहे थे, लेकिन कवि कहता है कि ये औद्योगिक विकास नहीं था, ये विनाश था। आपने प्रकृति को उजाड़कर एक औद्योगिकरण की आंधी जो शुरू की, उस आंधी ने एक प्राकृतिक वातावरण, जीने के संसाधन सारे खत्म कर दिए। भौतिक सुखों की लिप्सा के कारण यह विनाश लीला उद्योगीकरण के रूप में चारों ओर चली, लेकिन इस विनाश लीला को रोका जा सकता था। अब ये देखो, ये यहाँ कवि कहता है, लेखक कहता है कि इस विनाश लीला को आप रोक सकते थे। आपने उद्योगीकरण और प्रकृति, इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बिठाया। अगर आप तालमेल बिठाते तो प्रकृति भी सुरक्षित रहती और आपका उद्योगीकरण भी होता। भारत की इस सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह संग्रहालय और म्यूजियमों में जमा नहीं है। म्यूजियम अब देखो यहाँ कवि कहता है कि भारतीय कल्चर यूरोप की कल्चर से अलग है, संस्कृति अलग है उसकी। यहाँ संग्रहालय में नहीं रखते, वो आम जनजीवन में, प्रकृति में व्याप्त है, बल्कि वह उन रिश्तों में से जीवित है
जो आदमी उसको धरती, जंगलों, नदियों आदि समूचे परिवेश को जोड़ती है। स्वातंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि शासक वर्ग ने उद्योगीकरण का मार्ग चुना, लेकिन यह पश्चिम की देखा देखी में हमने प्रकृति, मनुष्य और सांस्कृतिक संतुलन की ओर ध्यान नहीं दिया। अब देखो कवि यहाँ कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की जो सबसे बड़ी विडंबना यही रही, हमने विदेशों का अनुकरण तो किया लेकिन हम विदेशों जैसे नहीं थे। हमने पश्चिमी की देखा देखी की और हमने क्या है प्रकृति, मनुष्य और सांस्कृतिक संतुलन की ओर ध्यान नहीं दिया। अगर हम इसकी तरफ ध्यान देते तो दोनों का सामंजस्य बहुत अच्छा हो सकता था। बच्चों, यह था जहां कोई वापसी नहीं। इसका मतलब यह हुआ इस पाठ का कि अगर आप उद्योगीकरण के कारण आपका विस्थापन हो जाता है तो आप दोबारा वहां कभी भी नहीं जा सकते। तो निर्मल वर्मा ने इसी बात की ओर इस पाठ में संकेत किया है। तो आइए हम इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को भी देखेंगे। जैसे विस्थापन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तिरना, अलग थलग पड़ना। झंझावात का मतलब होता है आंधी, तूफान और मुसीबत। चक्का, गाड़ी का पहिया या मिट्टी का ढेला। समूचा का अर्थ होता है समस्त। रोपाई, पौधा लगाना या रोपना। जब किसान खेत में धान बोता है पानी में खड़ा होकर तो उसको रोपाई कहा जाता है। भयावह का मतलब भय से युक्त। डांगर, ये देसी शब्द है। हम सब पश्चिमी यूपी में या पूर्वी यूपी में भी बहुत जगह ये डांगर शब्द का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है पशु। भ्रम, संदेह, संकोच। खंड, क्षेत्र। लिप्सा, इच्छा। उन्मूलित, उखाड़ना। अपने मूल में कहना। शाश्वत, कभी ना मिटने वाला, सदैव रहने वाला। लोलुप, लालची। अतीत, भूतकाल। मिथक, सत्य और झूठ का मिश्रण। अमझर, आम का झरना। स्लम, गंदी बस्तियां। अंतहीन सरोवर, वह सरोवर जिसका कोई अंत नहीं। किश्ती नुमा हैट, किश्ती के समान टोपी। और झुंड, समूह। तो बच्चों, यह था आपका पाठ जहां से कोई वापसी नहीं और उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द। आप सब इसके प्रश्न, इस पाठ को पढ़ें और इसमें आए हुए प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर संचिका में लिखें।